हेलो फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2022 को बजट पेश होने वाला है। क्या हम आम आदमी की तरह वो बजट को देखेंगे जो सिर्फ ये देखते हैं कि फ्रिज का, कार का, बाइक का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, या हम इसे समझ पाते हैं? तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि अब आप बजट सिर्फ देखें नहीं, अब आप इसे समझे भी। और इसको समझने के लिए आपको आइंस्टीन होने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल 10 टर्म्स को आप अगर समझ लेंगे तो बजट आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है बजट डेफिसिट, क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, क्या है फिस्कल डेफिसिट, क्या है, या कंसोलिडेटेड फंड में कितना पैसा रखा जाएगा, कंटिजेंसी फंड क्या होता है, सेस क्यों लगाया जाता है, राइट। ये सारी चीजों को हम समझेंगे सिर्फ 10 वर्ड्स को समझकर हमें पूरा बजट समझ में आएगा, राइट। तो बजट का आज एबीसी हम शुरू करते हैं और सिर्फ 10 पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करेंगे। So let us try and understand some of those common business jargons and save ourselves from shocks. This is very very important, right? कौन से 10 टर्म्स हमें समझने हैं? सबसे पहला उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, जिसे हम बजट कहते हैं ना, जैसे हम सभी का एक नाम होता है, एक निकनेम होता है जिसे दादाजी बुलाते हैं, और एक नाम होता है जो हम ऑफिशियली हम अपने सीवी में लिखते हैं। तो बजट एक लोकल नेम है, इसका एक्चुअल वर्ड जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पहला टर्म तो क्लियर हो गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट एक ही वर्ड है, एक ही मतलब है इसका। दूसरा आता है बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। ये कैसे होता है? 3। फिर 3 का एक और स्लॉट है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट हम देखेंगे। फिर उसके बाद 3 चीज और बस देखेंगे हम, रेवेन्यू और कैपिटल का क्या डिफरेंस है और सेस क्या होता है। बस इतनी सी बात आप समझ लें और बजट आपको समझ में आने लगेगा, आई एम ऑलमोस्ट श्योर। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। ये बजट ही है, बजट का ही ऑफिशियल नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। नाउ पहला पार्ट हम देखते हैं बजट डेफिसिट क्या होता है। हम इसे अपने घर से समझें, बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का। मान लीजिए आपके घर का इनकम है 1000 रुपीज, ओके। आपने बजट बनाया कि इस बार जो हमारा एक्सपेंसेस होगा ग्रोसरी में, खाने पीने में हम इतना खर्च करेंगे, स्कूल के फीस में इतना जाएगा, ट्यूशन में इतना जाएगा, मेडिसिन में लाइकली है कि इतना खर्च होगा। ये सारा जब हम लिस्टिंग करते हैं तो ये टोटल पैसा आता है 1200। मेरा इनकम था 1000 रुपीज, खर्च है 1200। इन दोनों का जो डिफरेंस है 200, ये हमारा बजट डेफिसिट हुआ। हमने जो बजट बनाया और जो हमारा इनकम था उसका जो डिफरेंस है ये बजट डेफिसिट है, ओके। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? कुछ नहीं, इसी गैप को भरने का जो गवर्नमेंट सिस्टम अपनाता है उसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सो बजट डेफिसिट हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा आ रहा है ना वो है रेवेन्यू डेफिसिट। बस इसमें ही थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। रेवेन्यू डेफिसिट समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, वो मैं बता दूं इस तरह से, क्योंकि एक्चुअली ये डेफिसिट होता ही नहीं है। ये प्रॉफिट होते हुए भी डेफिसिट होता है। कैसे होता है उसे टेक्निकली हम समझते हैं। मान लीजिए हम एक पिक्चर हॉल बनाते हैं और पिक्चर हॉल बनाने के लिए मुझे 1000 रुपीज का खर्च होगा। ये हमने बनाया कि 1000 रुपीज लगा करके हम एक पिक्चर हॉल बनाएंगे, बट उससे जो इनकम हमें आएगा, टोटल जो रेवेन्यू, जो पैसा हमारे पास आएगा वो 1500 आएगा। ऐसा हमारा बजट बनता है। सो 1000 रुपीज लगा करके 1500 टोटल रेवेन्यू हमको आएगा, टोटल पैसा हमको मिलेगा। इस तरीके से हम 500 के प्रॉफिट में रहेंगे, ऐसा हमने बनाया। उसके बाद हम पिक्चर हॉल बनाना शुरू किया। 500 का प्रॉफिट था। अब पिक्चर हॉल बनाने में बाय चांस हमारा 900 ही खर्च हुआ, 900 ही खर्च हुआ, और हमको जो टोटल पैसा आया वो 1200 आया। इस बार हमारा कितना इनकम हो रहा है? 900 हमारा खर्च हुआ, 1200 हमको पैसे आए, यानी 300 का हमको प्रॉफिट हुआ। पहले जो हमने प्रॉफिट अपना सोचा था कि हम 1000 लगाएंगे, 1500 आएगा तो हमें 500 का प्रॉफिट होगा, मगर इस बार 900 ही लगा उसमें और 1200 हमें आया। इस तरह 300 का हमें प्रॉफिट हुआ। इवन दो कि मैं प्रॉफिट में हूं, बट चूंकि वो 200 रुपए कमाए हमारे एस्टिमेशन से,
यही जो डेफिसिट है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। तो बड़ा ही अजीब सा चीज़ है ये, प्रॉफिट में रहते हुए भी हम इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। यही थोड़ा सा मुश्किल था समझना, इसे अगर आप समझ लेंगे तो मेजर पार्ट आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्लियर होगा। क्योंकि डेफिसिट जब भी हम समझते हैं ना, हमें लगता है कुछ घाटा हो गया, या घाटा नहीं होते हुए भी इस डेफिसिट को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा है फिस्कल डेफिसिट, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टोटल इनकम, सरकार का इनकम सिर्फ टैक्सेस से ही नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट से ही नहीं होता है। कोई अपना एसेट को सेल किया, जैसे लैंड्स अराउंड रेलवे ट्रैक्स, बहुत बड़ा लैंड एरिया है गवर्नमेंट के पास, उसको सेल ऑफ किया, या उस पर कुछ ग्रो किया, उसको सेल ऑफ किया। पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो शेयर्स है, बैंक के शेयर्स है, उसको सेल ऑफ किया, उससे जो पैसे आए। ये बहुत तरीके से सोर्सेस हैं इनकम का, राइट। वैसे इसे दो ही तरीके का काउंट करेंगे, बाद में बताऊंगा। तो इनकम कई तरीके से आया। अब इनका एक्सपेंसेस है तो सैलरी में जाता है, रोड्स बनाने में जाता है, बहुत सारे एम्स खोलना है, नए नए ट्रेन खरीदने हैं, बुलेट ट्रेन ही लेना है, चलिए वो भी मैं मान लूँ, ब्रिजेस बनाने हैं, राइट, IIMs खोलने। तो ये सब चीज़ों में खर्च होगा सरकार का। नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स के जो रोड्स बनते हैं उसके लिए अलग से बजट में होता है। तो ये सब खर्चे हैं, इनकम के सोर्सेस, खर्चे के सोर्सेस। इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट, राइट। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और समझेंगे पॉइंट। हमने तीनों डेफिसिट समझ लिया। बजट डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, और फिस्कल डेफिसिट। अब सरकार के पास जो पैसे आते हैं, जो भी पैसा आया उसको 3 बॉक्सेस में रखता है या 3 पॉकेट्स में रखता है। पहला कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, दूसरा कंटिंजेंसी फंड, और तीसरा पब्लिक अकाउंट। बस ये 3 जगह रखता है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। अब कौन से पैसे को किधर रखता है वो भी क्लियर कर देता हूं। गवर्नमेंट को डिफरेंट लोगों को सैलरीज देना है, रोड्स बनाने हैं, राइट, एम्स और शुरू करना है। तो इस तरीके का चीजें जो आपको ऑलरेडी नोन है कि ये हमारे खर्चे होंगे, इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है। अब दूसरा कंटिंजेंसी फंड, ये नाम से भी आपको लगेगा ये इमरजेंसी फंड होता है, राइट। तो इस फंड में 500 करोड़ 500 करोड़ रुपए इसमें हमेशा रहता है कि कोई तरह का कैलामिटीज आए, कुछ भी आए, वैसे इमरजेंसी हो, कोई साइक्लोन आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, या कोई वॉर ही हो, कोई बैटल हो जाए, कुछ इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तो उसके लिए एक होता है कंटिंजेंसी फंड। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। ये एक तरह का बैंकर का तरह काम करता है गवर्नमेंट, और पब्लिक का पैसा उसमें रखा रहता है। ये तीसरे टाइप का पैसा है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड सबसे बड़ा होता है, और उसका पहले से ही पार्लियामेंट से मैं उसे अग्री करा लेना रहता है, या उसे पास करा लेना रहता है, मेरे को इतना खर्च यहाँ 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 होगा। बट इमरजेंसी का तो आपको पता नहीं। तो कंटिंजेंसी फंड जो होता है, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो सिंपली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से वो आपको पैसे पास हो जाते हैं, और बाद में कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकाल करके कंटिंजेंसी में फिर उसे पूरा कर लिया जाता है, राइट। ये दो तो क्लियर हो गया, कंसोलिडेटेड, कंटिंजेंसी। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। तो PPF के पैसे, जो एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट के, उनके जो पैसे कलेक्ट होते हैं और उसको उसमें रखा जाता है, तो ये तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं जहाँ पैसे रखे जाते हैं। अब आपको 2-3 मेजर टर्म और बस समझना है, ठीक है, क्योंकि 7 तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अब 3 और है मेजर। इसमें आता है आपका 2-3 एक दो बात और याद रखिएगा कि कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, जो सबसे बड़ा है, वो इट कैन नॉट बी विथड्रॉन विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। पार्लियामेंट का अप्रूवल उसमें जरूरी है, राइट। बट कंटिंजेंसी के लिए पार्लियामेंट का इमीडिएट जरूरत नहीं होता, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से आप उसे ले सकते हो और वापस आप उसको डाल दोगे। कुछ समय के बाद कंसोलिडेटेड से ही निकाल करके कंटिंजेंसी फंड को फिर पूरा कर लिया जाता है। ये 500 करोड़ का होता है, इसे आप याद रखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है, कई बार बहुत से जरूरी काम होते हैं सरकार को, और टोटल कैलकुलेशन में ये साफ हो जाता है कि जो टैक्सेस आएंगे, जो हमें इंटरेस्ट से पैसा आएगा,
जो हमें अपने एसेट सेल करके जो पैसा आएगा इससे पूरा नहीं होगा, बट ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन के लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं, और जो भी हमारे रिसोर्सेज है उससे पूरा नहीं हो रहा है, टैक्सेस और बढ़ाया नहीं जा सकता, उस केस में एक कुछ टैक्स लगाया जाता है 2% का। नॉर्मली ये होता है सेस। जैसे आप पेट्रोलियम, आप 1 लीटर पेट्रोल लोगे या कितना भी लोगे, डीजल पेट्रोल कुछ भी, तो उसमें 2% सेस कट जाएगा। या आप रेस्टोरेंट में खाना खाते उसमें 2% सेस आपका लग जाएगा। इस तरीके का प्रोविजन होता है, तो सेस वही कहते हैं। जब आप टैक्सेस से और दूसरे रिसोर्सेज से अपने बजट को पूरा नहीं कर पाते तो सेस लगा करके पूरा कर लेते हैं उस गैप को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपको, बस 2 टर्म और जानिए, रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने मॉल बनाया, कोई पिक्चर हॉल बनाया, एयरप्लेन खरीदा, ट्रेन्स खरीदा, ये सब हम कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं। और इस कैपिटल से जो पैसा आया, जैसे हमने ट्रेन खरीदा, ट्रेन में मेरा पैसा कुछ खर्च हुआ, फिर ट्रेन के टिकट से, कुछ एडवर्टीजमेंट से हमें कुछ पैसे आए, राइट। तो जो ट्रेन खरीदने में जो पैसा मैंने लगाया दैट इज कैपिटल, और जो रुपए हमको टिकट से और इन सब से जो फायदा हुआ दैट इज रेवेन्यू। हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज कीजिए हमने एक पिक्चर हॉल बनाया, से 1000 रुपीज में एक पिक्चर हॉल बनाया। अनरियलिस्टिक डाटा दे रहा हूं, लेकिन समझने के लिए छोटे डाटा ही इजियर रहते हैं। तो हमने 1000 रुपीज डाला एक पिक्चर हॉल बनाने के लिए, और उस पिक्चर हॉल पे मुझे से 1500 का रेवेन्यू आया, पूरा पैसा आया। तो अब जो रुपया उस पर मिला, जो उस पर मैंने कमाई की, दैट इज रेवेन्यू। और जो पैसा मैंने लगाया उस एसेट को क्रिएट करने के लिए, एंड दैट इज कैपिटल, राइट। तो कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस यही है। नाउ यहां तक अगर क्लियर है तो अब जो भी टर्म है ना इसी से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेवेन्यू अकाउंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू अकाउंट कहां क्या होगा, आप सोचिए, जो पैसे हम रिसीव करते हैं टैक्सेस के थ्रू, वो हमारा रखाएगा रेवेन्यू अकाउंट में, और वहां से वो जो पैसे एक्सपेंस होंगे, जो स्पेंड किए जाएंगे सैलरीज देने में या और कोई चीजों में, तो वो होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू अकाउंट जहां लाके वो पैसे रखें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट क्या हुआ, सरकार ने, पब्लिक सेक्टर यूनिट, अपना कोई सरकारी बैंक है उसका कुछ शेयर बेचा, कोई बड़ी बिल्डिंग बेच दी, कोई और एसेट गवर्नमेंट के पास है, कोई जमीन बहुत बड़ा है उसको सेल ऑफ कर दिया, उससे जो रेवेन्यू इनको मिला, जो भी रेवेन्यू मिला वो हुआ कैपिटल रिसीट। यानी कोई सामान को बेच के जो पैसा मिला, टैक्सेस से नहीं, सामान बेचकर जो पैसे मिले वो होता है कैपिटल रिसीट्स। अब सोचिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, हम रोड बनाएंगे, हम एम्स बनाएंगे, हम और कोई ट्रेन खरीदेंगे, कहीं और लैंड परचेज करेंगे, कोई भी जो इस तरीके के एसेट्स हम क्रिएट करते हैं वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूं कि बहुत मुश्किल नहीं हो रहा होगा। अगर पहले 10 पॉइंट्स आप ठीक से नहीं समझ पाए हो, एक बार और देख लीजिए वीडियो को, वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ये टर्म बस उसी को रिलेट करके, कहीं रेवेन्यू वर्ड यूज किया होगा, कहीं कैपिटल वर्ड यूज किया होगा। रेवेन्यू रिसीट, टैक्सेस से रिसीट, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये जहां हम कैश में कोई चीज देते हैं जिसे एसेट नहीं हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हुआ हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से कैपिटल रिसीट, जब कोई हम बिल्डिंग या कोई चीज बेचते हैं तो कैपिटल रिसीट हुआ, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, रोड बनाते हैं, पुल्स बनाते हैं, ऐसे चीजें, ब्रिजेस बनाते हैं, ये हुआ। नाउ कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, आई बिलीव कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगा बजट को समझने का, राइट। तो मैं एक बार और कुछ और टर्म्स यूज करके कोशिश करूंगा कैपिटल और रेवेन्यू बताने के लिए। कैपिटल इज द वेल्थ इन्वेस्टेड बाय एन इन्वेस्टर फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल वेल्थ. Okay, the original figure of the wealth is known as capital. Making of additional wealth with the investment of original capital is known as revenue. और जो wealth बना है वो revenue. Thus capital is the source of basis of revenue. Capital आपने एक पिक्चर हॉल बनाया, वो एक सोर्स हुआ जिससे आप रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हो, राइट। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू।
आई थिंक इतना काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत मुसीबत नहीं होगी। राइट, ये सारे टर्म्स थे। तो अब आप वॉच करिएगा आने वाला बजट, समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या देखना है आपको। तो हमारा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट का एक्चुअल वर्ड यूज होना चाहिए और जो इसका एक्चुअल नाम है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें बजट डेफिसिट देखिएगा कितना सरकार बता रही है, फिस्कल डेफिसिट कितना बता रही है और रेवेन्यू डेफिसिट क्या बता रही है। इनकम टैक्स स्लैब्स पर आप ध्यान रखेंगे इस बार नए वाले बजट में स्लैब्स में क्या चेंजेस आ रहा है, कितने से कितने इनकम तक को कितना % टैक्स देना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आप ध्यान देंगे आने वाले बजट में। फिर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए क्या बजट रखता है, मनरेगा के लिए क्या है, हॉस्पिटल्स कितने बना रहा है, चिल्ड्रन एंड वीमेन डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। और नॉर्थ ईस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल बजट में एलोकेशन होता है, उसके लिए कितना खर्च किया जा रहा है। और बस इतना सा आप ध्यान देंगे, रेलवे बजट क्या हुआ, कितना सारा दिया गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। हम इसका एक अगला पार्ट भी लाएंगे ये बजट पूरा होने के बाद, कि आउट ऑफ दोस 10,000 और इवन मोर देन दैट टर्म्स और डेटा आपको क्या याद रखने हैं, कौन से 20 इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो आपको याद रखने चाहिए। So that's all for today. Thank you so much for listening me and I believe it's going to help you to understand all these jargons. तो मैं फिर वो कहता हूँ, ये जो टर्म्स हैं ये आइंस्टीन के लिए ही सिर्फ नहीं है, हम आम पब्लिक के लिए भी है, हम भी समझ सकते हैं, थोड़ी कोशिश तो कीजिए। थैंक यू सो मच।